हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग कर रहे थे बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज। बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज चल रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना की तरफ से, जो रोशन आनंद सर चला रहे हैं। तो वही जो सीरीज है हम रोजाना लेके आते हैं डेली। और ये जो है आज तीसरा दिन है। ये तीसरा दिन है, डे 3 का सीरीज है। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। आप लोग जितना भी सीरीज कराएंगे सभी कीजिएगा। और यह जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है करना, क्योंकि इस सीरीज से जो है आप लोग का जो बिहार दरोगा का एग्जाम होगा, और ये सीरीज से 75 से प्लस क्वेश्चन लड़ेगा, गारंटी है इसका। तो आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं आगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो पहला जो है इस टॉपिक में करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक से है। और फिर आधा रहता है करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक, फिर आधा होने जो है साइंस से है। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। आइए, क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो हमसफर नीति का शुभारंभ जो है यह किया गया है सड़क परिवहन सड़क परिवहन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है हमसफर नीति का शुभारंभ किया गया है। आगे इसी में पॉइंट दिया हुआ है कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो सागरमाला परियोजना का संबंध जो है यह है बड़े बंदरगाह बड़े बंदर सॉरी बड़े बंदरगाह बड़े बंदरगाह का आपस में जोड़ना में जोड़ना यह जो है सागरमाला परियोजना का संबंध है। बड़े बंदरगाहों को जो है आपस में जोड़ना। ठीक है, आगे इसमें पॉइंट है कि भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना तो बड़े बंदरगाहों से जोड़ना है, और भारतमाला परियोजना जो है भारतमाला परियोजना यह है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, यानी कि नेशनल हाईवे से संबंधित है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि किस मंत्रालय किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया? तो पोलावरम परियोजना जो है उसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने जो है फिर से विरोध कर दिया है। यह है आंध्र प्रदेश में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये जो पोलावरम परियोजना यह जो है कहाँ है? तो गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिखते चलिए, जितना भी पॉइंट लिखवा रहे हैं लिखते चलिए आप लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में ही इसका पॉइंट है। 2 पॉइंट दिया हुआ है कि पोलावरम परियोजना, इसमें 2 पॉइंट है। पोलावरम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है?
तो पोलावरम परियोजना जो है किस नदी पर है, तो लिख दिए हैं गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पर है। और इसका शुरुआत जो है 2014 ईस्वी में हुआ था, 2014 में, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है कि पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया। तो पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना जो है घोषित किया गया है, यह किया गया है 2014 में, 2014 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कि नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई। तो नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत जो है यह किया गया है नई दिल्ली से, नई दिल्ली से शुरुआत किया गया है। और यह जो है कब शुरू किया गया है, तो 2024 में, 2024 में शुरू किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट है कि महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है। तो महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए यह दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को, 25 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाए। तो यह जो है पोस्को एक्ट में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा पोस्को एक्ट, POCSO, POCSO एक्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट दिया हुआ है कि IT अधिनियम किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया है। तो यह किया है 67 के द्वारा, 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन है। तो बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है किनको, शारदा सिन्हा को, शारदा सिन्हा को जाना जाता है, ठीक है। इसी में एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को कहा जाता है। तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है, भारत कोकिला, तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है। इससे में लिख लीजिएगा स्वर कोकिला, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, यहाँ पे लिखते हैं स्वर कोकिला, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को कहा जाता है स्वर कोकिला। तो इतना दोस्तों आप लोग लिखिए, इतना पॉइंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों कि
विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लापता लेडी, लापता लेडीज। ठीक है, आंसर हो जाएगा लापता लेडीज, लापता लेडीज। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन प्रयत्न उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो कौन है? तो सत्यजीत रे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दोस्तों कि देसी गाय को राज्य माता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया? तो देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है, यह दिया गया है महाराष्ट्र द्वारा, महाराष्ट्र द्वारा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है कि वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो वैदिक सभ्यता में जो है गाय को क्या बोला जाता था? तो ये बोला जाता था अधान्या, 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 अधान्या बोला जाता था। अधान्या का मतलब क्या होता है? न मारे जाने योग्य, न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 7वीं आधुनिक श्रम बाल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? क्या किया गया है दोस्तों? किसके द्वारा बताइए? यह किया गया है श्रम ब्यूरो के द्वारा, श्रम ब्यूरो, श्रम श्रम ब्यूरो के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में ही एक पॉइंट है कि भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े जो जारी करता है यह जारी करता है कौन? तो एन एस एनएसएसओ जारी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्तों कि बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो किया गया है यह किया गया है कहाँ? तो पटना के बिहटा में, पटना के बिहटा में किया गया है। बिहटा, बिहटा में किया गया है। यह कहाँ है? पटना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की पहली हवाई आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? यह किया गया है शुरू तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर किया गया है।
आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में एक पॉइंट है। आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया गया? आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास जो है किस संगठन के द्वारा किया गया है? यह किया गया है दोस्तों CSIR के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ जो किया गया है, यह किया गया तेलंगाना राज्य के द्वारा। तेलंगाना राज्य के द्वारा तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ही एक पॉइंट है कि महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? तो महिला उद्यमिता मंच जो है यह शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा रहा है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य जो है यह रहा है कौन? केरल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से पहले एक पॉइंट दिया हुआ है 12 में ही कि शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन है? तो शिक्षा में भी, लिंगानुपात में भी और सतत विकास में भी कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह जो है केरल ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? तो यह है IIT मद्रास का। IIT मद्रास का है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट है। इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो इंडिया रैंकिंग 2024 का जो है यह 9वां संस्करण था। 9वां संस्करण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 14 विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान जो है यह है क्या? 126वां स्थान है। विश्व खुशहाली सूचकांक में जो है भारत का स्थान 126वां है। और प्रथम स्थान किसका है? पॉइंट लिख लीजिएगा एक और। प्रथम स्थान जो है यह है फिनलैंड का। है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन जो करता है यह करता है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो MSP जो है किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? यह लागू किया गया था दोस्तों MS स्वामीनाथन स्वामीनाथन
समिति समिति नहीं, कमिटी कमिटी के सिफारिश पर एमएस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर जो है एमएसपी लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताए थे। वैशाली वैशाली में बिताए थे। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु, तो सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो ये भी हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती, ठीक है। और इसी में और पूछेगा कि सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में ही दिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट जो है यह जारी किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी के द्वारा जो है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसका गठन जो हुआ था कब हुआ था? 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है केनिया के नैरोबी में है। मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है केनिया के नैरोबी में है, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप लोग दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन, रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का गठन जो किया गया है, यह किया गया है 1958 में। और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय यह है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रक्षा पेटी यानी कि लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह काम करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कि भारत की सबसे बड़ी निर्माण निर्माणाधीन परियोजना, भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना जो है सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है दोस्तों कि चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया? क्या किया है दोस्तों? 1950 से 1989 तक। 1950 से 1989 तक जो है एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है। लेकिन अभी पूछेगा वर्तमान में चुनाव आयोग जो है, अभी वर्तमान में चुनाव आयोग जो है यह त्रिसदस्यीय निकाय है। अभी जो है चुनाव आयोग जो है 3 सदस्यीय निकाय है। सदस्यीय निकाय है, ठीक है। वर्तमान में पूछेगा तो
ये वर्तमान में हो जाएगा 3 सदस्यीय निकाय। ठीक है, ये कब से हुआ है? 1993 से हुआ है। 1993 से जो है चुनाव आयोग जो है 3 सदस्यीय निकाय हो गया है, लेकिन 1950 से 1989 तक जो है यह 1 सदस्यीय निकाय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में लिख लीजिएगा पॉइंट 1 यहाँ पे कि इसका गठन कब हुआ, चुनाव आयोग का जो है गठन कब हुआ। तो चुनाव आयोग का जो गठन हुआ है यह हुआ है अनुच्छेद 324 के तहत वर्ष 1950 में। ठीक है, इसका गठन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना पॉइंट लिखिए आप लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प जो है यह लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है दोस्तों कि ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस तथा ऑरोरा बोरायोलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है। क्या घटित होती है? आयन मंडल में। आयन मंडल में होता है सब घटना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सौर मंडल में कौन से 2 ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। तो सौर मंडल में जो है 2 ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, बाकी सभी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। तो 2 ग्रह जो कौन कौन ग्रह है, तो यह है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो है ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बोल रहा है दोस्तों कि मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है। तो मेंडुला जो है मस्तिष्क के जो है पश्च भाग से संबंधित है। पश्च भाग से, यानी कि पश्च मस्तिष्क लिख सकते हैं। पश्च मस्तिष्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बोल रहा है दोस्तों कि बिहार की दूसरी रामसर साइड नागी और नकटी बिहार के किस जिले में है। तो बिहार की दूसरी रामसर साइड जो है नागी और नकटी है, यह जो है बिहार के जमुई जिला में है। जमुई में लिख लीजिएगा, जमुई में है नागी और नकटी। पहला पूछेगा कि पहला रामसर साइड, तो पहला हो जाएगा कौन सा, तो पहला हो जाएगा कांवर झील। कांवर झील ये कहाँ है, तो बेगूसराय में है। बेगूसराय में है, यह बेगूसराय में है। ठीक है, कांवर झील पहला रामसर साइड बिहार के कांवर झील है जो बेगूसराय में है, और दूसरा रामसर साइड नागी और नकटी है, ये कहाँ, जमुई में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है पहली बार मनाया गया है 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में 1972 ईस्वी में सम्मेलन हुआ था और पहली बार 1974 ईस्वी में मनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत की जो है ये नदी है माही नदी। माही नदी जो है
माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। इसी में एक पॉइंट लिखिएगा कि विषुवत रेखा को विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है कांगो नदी है, कांगो नदी, ठीक है। कांगो को जायरा नदी भी कहते हैं। और इसी में एक और पॉइंट लिखिएगा कि मकर रेखा को जो है 2 बार काटता है कौन, तो लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो घाघरा नदी जो है गंगा में मिलती है कहाँ पर, तो मिलती है छपरा में, छपरा में घाघरा नदी जो है गंगा में मिलती है छपरा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जो अवस्थित पहाड़ी है यह है कौन सा है, सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जो है सतपुड़ा पहाड़ी है, इसे झूठा पहाड़ी कहते हैं। पिछला सेट में भी आया था, इसे जो है झूठा, झूठा पहाड़ी भी कहते हैं, झूठा पहाड़ी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी। तो इलाहाबाद की संधि जो है बक्सर के युद्ध के बाद की गई थी, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध के बाद किया गया था। ये कब किया गया था, 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में किया गया था। यह संधि हुआ था, 2 संधि हुआ था बक्सर का, इलाहाबाद के 2 संधि हुआ था, लिखिएगा। इलाहाबाद के 2 संधि हुआ था। पहला संधि, पहला संधि जो हुआ था, पहला संधि जो हुआ था यह हुआ था 12 अगस्त को, और दूसरा संधि जो हुआ था 16 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 और यह हुआ था 16 अगस्त 1765, ठीक है। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चालू हुआ ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी स्टैटिक्स। ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक्स यहाँ से चालू हो गया आर्ट्स। आइए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा जो है यह 4096 किलोमीटर का है, ठीक है ना, 4096 किलोमीटर का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है। तो बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप के जो है दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है दोस्तों कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में आप लोग जानबे करते हैं कौन है, कुत्ता है, कुत्ता ने के सॉरी मजाक में बोल दिए, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 से दोस्तों, अफगानिस्तान भारत से किस गलियारे से जुड़ता है। तो अफगानिस्तान जो है भारत से जो है
वाखान गलियारा, वाखान वाखान गलियारा से जुड़ता है, वाखान गलियारा से जुड़ता है। ठीक है, इसे में लिखिएगा कि चीन भी इसी गलियारा से जुड़ता है। भारत के साथ जो है अफगानिस्तान और चीन जो है इसी गलियारा से जुड़ता है। चीन भी, चीन भी लिख लीजिएगा, इसी गलियारा से जुड़ता है भारत के साथ। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? सियाचिन को, सियाचिन को जाना जाता है। सियाचिन को जो है सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है दोस्तों कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ये खींचा गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर। अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? नेफा, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से जाना जाता था पहले अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो है भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का अंश है। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का ये अंश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है दोस्तों कि भारत का धुर, धुर नहीं, भारत का, यहाँ पे काटिएगा, यहाँ पे धुर ना होगा, भारत का दक्षिण में स्थित, और मिस्टेक यहाँ पे, ये भी काट लीजिएगा। और लिखिएगा फिर से यहाँ पे, भारत का दक्षिण में, सॉरी, भारत का दक्षिण में भारत का दक्षिण में स्थित, स्थित मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि से, फिर यहाँ पे आ जाइए, से भूमध्य रेखा की दूरी। ठीक है ना? क्वेश्चन हो गया क्या? क्वेश्चन हो गया कि भारत का दक्षिण में, दक्षिण के बाद यहाँ आ जाइए में, दक्षिण में स्थित मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो यह हो जाएगा 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। ठीक है, देखिए वर्ल्ड मैप में देखिए, समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा है, ये जो है ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि भारत के, क्वेश्चन में क्या था कि भारत की दक्षिण में स्थित
मुख्य भूमि, भारत की दक्षिण में स्थित मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी, ये दूरी पूछ रहा है, तो यही जो है 876 किलोमीटर है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन बोल रहा था, और यही जो है 876 किलोमीटर पड़ता है। चलिए आइए, हाँ हम लोग कहाँ थे, 876 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 41, भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबम द्वीप। पंबम द्वीप, पंबम द्वीप जो है भारत के रामेश्वरम द्वीप से मुख्य भूमि को अलग करता है, पंबम द्वीप। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप को समूह से अलग करता है? कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है? मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है? यह करता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है यह है अक्षांशीय विस्तार, पहले लिख लीजिए अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार हो जाएगा देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 67 डिग्री, सॉरी 67 नहीं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, यह हो गया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है दोस्तों कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत के राजा जो था कौन था? भारत का राजा अकबर द्वितीय। अकबर, भारत का राजा कौन था? भारत का राजा यहाँ पे लिख, भारत का राजा जो था अकबर, और ब्रिटेन के राजा कौन था? ब्रिटेन के महारानी, बोलो ये ब्रिटेन के महारानी, ब्रिटेन के महारानी कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है दोस्तों कि भारत आने वाला दूसरा अंग्रेजी यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? तो भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज जो था यह था सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो था। यह कब आया था? 1615 ईस्वी में। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है,
जहांगीर के दरबार में आया था। फिर पूछेगा कि प्रथम कौन था, तो प्रथम जो था कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस जो था प्रथम अंग्रेज था। यह कहाँ आया था, यह भी आया था जहांगीर के दरबार में ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आइए, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला कारखाना स्थापित किया गया था सूरत में। ठीक है ना। कब? तो ये किया गया था 1608 ईस्वी में। भले ही इसका मान्यता नहीं मिला था, लेकिन प्रथम फैक्ट्री यही खोला गया था सूरत में 1608 ईस्वी में। इसका मान्यता जो है नहीं मिला था। प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री पूछता तो प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री हो जाता मुसल्लीपट्टनम में हो जाता प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री। कब? तो 1611 में, ठीक है ना। आगे बोलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 48। 1760 ईस्वी में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी। वांडीवास का लड़ाई जो हुआ था, वांडीवास का युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ है, यह हुआ है 1756 से 1763 के बीच हुआ है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ है 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ है। और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है, ठीक है। और यह जो है 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ है। पेरिस की संधि के तहत। पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। यह जो है शतवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था, तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, ठीक है ना। सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है दोस्तों कि औपनिवेशिक शासक को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था। औपनिवेशिक शासक को जो है सर्वप्रथम स्थापित किया गया था कहाँ, तो बंगाल में। बंगाल में स्थापित किया गया था औपनिवेशिक शासक को। क्वेश्चन नंबर 51 कि किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया। यह किया था बक्सर का युद्ध के समय। बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध के समय 1764 के समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52
क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफ्रीकी उत्पाद अफीम हो जाएगा, अफीम यहाँ पे अफीम लिखिएगा, अफीम यहाँ पे हो जाएगा। अफीम, ठीक है, तो हो जाएगा बिहार। अफीम उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध था बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, अंग्रेज राल्फ फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? ये आए थे अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने से सफल हुआ? क्या हुआ था? जॉन मिडल्टन। जॉन मिडल्टन, जॉन मिडल्टन। कब? 1611 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, किस मुगल बादशाह से अंग्रेज ने 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो इसका देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57, अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया था? क्या किया था? कोलकाता को। कोलकाता को किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो ये थी, अंग्रेजों के बाद आया था डेनिश। डेनिश आया था, ठीक है, 1616 में। क्वेश्चन नंबर 59, फ्रांसिस व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासनकाल के समय हुआ था? क्या हुआ था? लुइस 14वां के समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, बोल रहा है कि भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी के क्रम को लिखिए। तो भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी पहले आया था पुर्तगाल, फिर आया था डच, फिर आया अंग्रेज, फिर आया डेनिश, फिर आया फ्रांसीसी, फिर उसके बाद आया स्वीडिश। क्वेश्चन नंबर 61, बोल रहा है दोस्तों कि 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो 1858 के समय जो है गवर्नर जनरल या वायसराय जो था, यह था कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 62, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यह बनाया है 1861। क्वेश्चन नंबर 63, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई?
क्या हुआ? 1892। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्णित किया गया? तय किया गया है 1892। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 1858 यहाँ पे हो जाएगा 1858। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तय किया गया है 1909। 1909 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? दिया गया है 1861। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? यह मिला है 1886। 1886 नहीं, 1786। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्नि कब नियुक्त किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को जो है यह किया गया है नियुक्त 1 जनवरी 1877। क्वेश्चन नंबर 69, 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया? यह किया गया था अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है शुरू किया गया था प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो किया गया है 1919 से 1919 से किया गया है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। उससे पहले था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 70, किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है? तो बजट व्यवस्था का शुभारंभ जो किया गया था 1860 से। पहला बजट जो था पहला बजट जो था जेम्स विल्सन के द्वारा जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई? ठीक किया गया था भारतीय संविधान के लिए अनौपचारिक मांग जो किया गया था स्वराज विधेयक में। स्वराज विधेयक में 1895 में। ठीक है। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था 1895 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 72, स्टैची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय किया गया? तो स्टैची आयोग का गठन जो किया गया था यह किया गया था 1878 में। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। अठारह सौ अठहत्तर में लॉर्ड लिटन।
क्वेश्चन नंबर 73, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 74, गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा और डांडिया जो लोक नृत्य है गुजरात का है, गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों कि उड़ीसा के किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो दिया गया है छऊ को। छऊ को, छऊ जो है उड़ीसा का जो है नृत्य है जिसे अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सीरीज में अगले दिन। तो चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।